हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखोगे तो सारी जो केनेजियन थ्योरी है वो समझ आ जाएगी और जिस हिसाब से मैंने लिखी है पेपर में उसी हिसाब से आपने लिखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जेएम केन्स हैज़ डिस्कस्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जेएम केन्स जो हैं, कुछ लोग इसको केन्स कहते हैं, इनके नाम को कुछ केन्स कहते हैं, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने टू सेक्टर मॉडल के थ्रू नेशनल इनकम को डिटर्मिन करने की कोशिश की और अपने मॉडल में पूरा तरीके से बताया किस किस तरीके से होगा। और दो सेक्टर्स कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। केन्स मॉडल या केनेजियन मॉडल एज्यूम्स आउटपुट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। जो केन्स हैं वो सप्लाई को बहुत कम फोकस देते हैं, डिमांड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड के चेंज होने से सप्लाई अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है। प्राइस लेवल, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टेक्निक आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो वो ये अपने मॉडल में एज्यूम करके चलते हैं कि प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और भी क्या अजम्पशंस है वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। द नेचर ऑफ assumptions renders the Keynesian theory as a short period analysis of the equilibrium level of income and output। तो जो assumptions की नेचर है वो हमें ये साफ साफ बताती है कि जो केनेजियन थ्योरी है वो शॉर्ट पीरियड को एज्यूम करती है और लॉन्ग पीरियड के वेरिएबल्स को स्टडी नहीं करती। चलिए अब शुरू करते हैं एजम्पशंस। तो सबसे पहले एजम्पशंस की हेडिंग बनानी है आपने, जैसे मैंने बनाई है पेपर में। फर्स्ट एजम्पशन है केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होल्ड्स गुड इन शॉर्ट पीरियड। केन्स की जो थ्योरी है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड की थ्योरी है, क्योंकि केन्स का मानना था इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। नेक्स्ट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इकोनॉमी में। थर्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन नहीं होता। तो जब मैं केन्स की क्रिटिसिज्म कराऊंगा तो उसमें ये भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट होगा कि भाई परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं होता और क्लोज्ड इकोनॉमी भी नहीं होती। आजकल तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशन कंट्रीज के बीच में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेबर इज अ ओनली वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन। तो इसमें ये भी एज्यूम किया गया है कि शॉर्ट पीरियड में लेबर ही वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब लेबर की क्वांटिटी में ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट रहेगी, शॉर्ट पीरियड में एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है मनी इल्यूजन्स। मैंने मनी इल्यूजन्स को जानबूझ के थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि ये जो मनी इल्यूजन्स का टॉपिक है ये 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है। मनी इल्यूजन्स का मतलब क्या है, चलिए शुरू करते हैं। मनी इल्यूजन्स इज द बिलीफ दैट चेंजेस इन द नॉमिनल वेज रिप्रेजेंट चेंजेस इन द रियल वेज। तो जो वर्कर है वो ये सोचता है कि अगर मेरी मनी वेज में चेंज आ गया तो मेरी रियल वेजेस भी बढ़ गई हैं, मगर असल ज़िंदगी में क्या होता है, अगर आपकी मनी वेज कर दी 10,000 से 12,000, मतलब आपको 10,000 तनख्वाह मिल रही थी, 12,000 कर दी, मगर पेट्रोल का रेट 60 रुपये से 120 रुपये हो गया, तो आपकी परचेजिंग पावर तो आपकी जो रियल वेजेस हैं वो तो गिर गई ना उल्टा। ठीक है ना। केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज्यूम्स दैट पीपल हैव मनी इल्यूजन्स। लोगों को मनी इल्यूजन्स है दैट मनी द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। वो सोचते हैं अगर हमारी तनख्वाह बढ़ गई तो मनी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। In other words, they believe that real wages will also increase in the same proportion as money wages। उनको ये लगता है कि जैसे जैसे हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी रियल वेजेस भी बढ़ेंगी। मनी वेज होता है जो आपको तनख्वाह मिली, रियल वेज होता है कि आपकी परचेज करने की पावर। तो अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी परचेज करने की पावर भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइजेस बढ़ गए तो अगर आपकी इनकम डबल हो गई और प्राइजेस 3 गुना बढ़ गए तो असल ज़िंदगी में तो आपकी परचेजिंग पावर गिर गई। Thus, people tend to ignore the effect of changes in the price on money wages। तो जब भी प्राइजेस में चेंजेस आते हैं तो लेबरर्स या लोग इग्नोर कर देते हैं उसको और वो सोचते हैं अगर हमारी तनख्वाह बढ़ गई तो कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर होता क्या है, जब जो गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है 1%, 2%, 5%, और प्राइजेस बढ़ते हैं 6%, 8%, 10%, तो असल में तो उनकी परचेजिंग पावर पहले से कम हो गई। नेक्स्ट अजम्पशन है सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ MEC। पुरानी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और सेज लॉ कहती थी कि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये कहता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इनकम पे भी डिपेंड करता है, मेनली इनकम पे डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा तभी तो इन्वेस्ट करोगे ना, वरना क्यों करोगे। नेक्स्ट, मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू।
तो क्लासिकल थ्योरी वाले कहते थे कि ये जो है पूरा का पूरा जो मनी है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किया जाता है, मगर ये कहते थे, केन्स कहते थे कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी के यूज़ में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम। आपने हेडिंग बनानी है इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन, ठीक है। केन्स डिस्कस टू अप्रोचेज टू डिटर्मिन इक्विलिब्रियम जीडीपी। उन्होंने कहा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिटर्मिन करने के दो तरीके हैं। बोथ जो दोनों के दोनों तरीके हैं वो सेम जो है रिजल्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से? पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज सेम लाइक एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोचेस मैंने डिस्कस की हुई हैं। फर्स्ट हेडिंग बनाई है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको मैंने ए लिखा हुआ है, एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। According to this approach, equilibrium GDP is determined at a level where aggregate expenditure is equals to aggregate income, या फिर हम इनकम को Y को एग्रीगेट सप्लाई भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने हेडिंग बना के लिखा हुआ है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE। इन टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिर्फ दो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा किसके बराबर हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, C+I के बराबर हुआ। सिंस वी आर कंसिडरिंग टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इट इज़ एसेंशियल दैट देर इज़ नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब AE के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर जो G कंपोनेंट है वो नहीं आएगा, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले भी नहीं आएंगे। जैसे AD का बड़ा फॉर्मूला होता है ना C+I+G+X-M, वो नहीं आएगा क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं सेक्टर्स ही दो हैं, ठीक है। C रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स। तो C क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर जो उनको कंज्यूम करने के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा, डिजायर्ड खर्चा, ये बात याद रखना, ठीक है। और I क्या है? I refers to the desired expenditure or planned expenditure on domestically produced goods and services by the producer। तो C कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स का डिजायर्ड खर्चा। और I क्या है? प्रोड्यूसर्स का डिजायर्ड खर्चा। प्रोड्यूसर खर्चा किस पे करेंगे? कैपिटल गुड्स पे करेंगे ना, मशीनें लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो ये आई कर्व है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जो हमें दिखाती है कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। और सी कर्व कंजम्पशन कर्व है जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं। और C+I कर लेंगे तो ये AE कर्व पैरेलल बन जाएगी। ये जो C कर्व और AE कर्व है ये आपस में पैरेलल इसलिए क्योंकि इसमें ये जो I है ये ऐड हो रहा है और I कांस्टेंट है। अगर C के अंदर कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे तो ये दोनों पैरेलल ही होंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर आप एक दो लाइनें लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट, जिसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहा हुआ है, रेफर्स टू द प्लान्ड आउटपुट इन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में प्लान्ड आउटपुट जो भी होगी उसको एग्रीगेट आउटपुट, और कुछ बुक्स में इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहा हुआ है। हाउ मच आउटपुट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस, विच नहीं आना था, यहाँ पे आना था विल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विल। कभी कभी लिखने में स्पीड काफ़ी हो जाती है तो दिमाग इधर उधर चला जाता है। हाउ मच आउटपुट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिमांड। तो जो भी एक्सपेक्टेड डिमांड होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना माल बनाएंगे। It is assumed that inputs are always available in response to higher level of planned output, so that output always adjusts itself to changes in the aggregate expenditure। तो केन्स ये assume कर रहे हैं कि भाई जो भी इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो इजीली अवेलेबल है इन सच अ वे कि जब मर्जी सप्लाई बढ़ानी पड़े उसी टाइम सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मतलब सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक टाइप माना गया कि जब भी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई अपने आप ही उस लेवल पे पहुंच जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई इज ओनली अ पैसिव डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक्टिव फैक्टर नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए, वो क्या है? पैसिव फैक्टर है। AE मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड एज्यूम्स द रोल ऑफ एक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो जो एग्रीगेट डिमांड है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन करने के लिए। इनफैक्ट व्हेन आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक एंड एडजस्ट इटसेल्फ to the level of aggregate demand, the level of aggregate demand becomes the sole determinant of equilibrium level of income। तो जब भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है और डिमांड अपने आप ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है, डिमांड में इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज होता है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द सोल डिटर्मिनेंट, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो इक्विलिब्रियम को असर डालता है। अब इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है।
अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम वाली कर्व है, इट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो बेसिकली कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की कर्व है। वैसे ज़्यादातर कई बुक्स में इसको सीधा एग्रीगेट सप्लाई भी लिखा होता है या फिर कई बार ये भी लिखा होता है इनकम, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है और नीचे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगी। अब ये जो शेडेड पोर्शन अगर आप देखें ये वाला, ठीक है, इस लेवल पे जो डिमांड है मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। और इस जगह पे देखें शेडेड पोर्शन में तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, ठीक है। तो मैंने हल्का फुल्का सा डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इन दिस डायग्राम 45 डिग्री लाइन ऑफ द रेफरेंस जो है क्या शो करती है, इट शोज द इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम और AD इज इक्वल टू AS। ये जो लाइन है 45 डिग्री, ये वाली लाइन ये शो करती है कि AD इज इक्वल टू AS बराबर होंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इक्विलिब्रियम बिटवीन AE एंड Y मतलब एग्रीगेट सप्लाई वुड अकर ओनली ऑन 45 डिग्री लाइन। जो भी इक्विलिब्रियम होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा, समझ गए बात। तो अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ से काटती तो यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम हो जाता, समझ रहे हो ना बात। एज एवरी पॉइंट ऑफ लाइन रेफर्स टू द इक्वालिटी बिटवीन AE मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो अगर ये यहाँ से काटती तब भी यहीं पे इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ से काटती तब भी इक्विलिब्रियम यहीं पे होता है, समझ रहे हो ना। ज़्यादा गंद नहीं डालना चाहता इसके ऊपर क्योंकि डायग्राम फिर अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब जो हमने पीछे डिस्कस किया था 2 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ थी जिसमें प्लान्ड आउटपुट जो भी है हमारी प्लान्ड आउटपुट इज़ लेस देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना हो, प्लान्ड आउटपुट मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो लेस है एग्रीगेट डिमांड से। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में जबकि प्लान्ड आउटपुट इज़ लेस देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आउटपुट कम है, इस सिचुएशन में जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ प्लान्ड आउटपुट ज़्यादा हो गया है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कम है मतलब डिमांड कम है, इस केस में डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे मतलब प्राइजेस गिर सकते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ करूंगा इक्विलिब्रियम जीडीपी। अगर इसको इक्वेशंस की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था C+I और C मतलब कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, C बार प्लस BY। C बाय होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो करनी है, जो मिनिमम नीड्स होती हैं, जो चाहे इनकम ज़्यादा हो या कम हो ये तो खानी है। ये वाला जो B है उसे MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, और ये जो है Y उसे इनकम कहते हैं और ये वाला जो I है उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये सारा जो है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है ये क्या है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की +2 लेवल की जो मेरी लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस 12th क्लास CBSE, वो जाके सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ये ग्रेजुएशन लेवल की है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डिमांड सप्लाई बराबर होंगी। सप्लाई को मैंने जो है Y लिखा हुआ है, सप्लाई को इनकम भी तो कहते हैं, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड को AE लिखा हुआ है। तो Y इज इक्वल्स टू C+I क्योंकि AE का फॉर्मूला क्या है C+I। अब C की जगह ये इक्वेशन डाल दी जो ऊपर लिखी है ये सारी की सारी, ठीक है। C तो ये सारा का सारा, इसकी जगह ये डाल दिया तो I की जगह I आ गया। अब ब्रैकेट खोल के क्या किया, ये जो BY है इधर वाला जो इस साइड BY लिखा हुआ है इसको उठा के दूसरी साइड लेके तो वो माइनस में आ जाएगा। फिर हमने इस साइड में से Y कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 - B, और इसको दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दिया। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का जो फॉर्मूला है वो है C बार प्लस I ओवर 1 - B। सिमिलरली जो दूसरी अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच के अलावा वो अप्रोच आती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम होता तब है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। अब आपको पता है ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला C+I और ये जो इनकम है या एग्रीगेट सप्लाई इसका फॉर्मूला होता है C+S। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये C कट जाएगा तो I इज इक्वल टू S आ जाएगा, ठीक है। बट केन्स क्या कहता था, ये तो भाई क्लासिकल थ्योरी भी यही कहती है और सेज लॉ भी यही कहता है। केन्स रिफ्यूट्स द क्लासिकल असर्शन दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो कहता था सेविंग और इन्वेस्टमेंट कभी बराबर हो ही नहीं सकती। अकॉर्डिंग टू हिम इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी जो है वो एक परसेप्शन की तरह है, ठीक है। थ्योरेटिकली हो सकती है, प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकती। ही चैलेंजेस द क्लासिकल असर्शन मेकिंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उसने क्लासिकल थ्योरी को और क्लासिकल असर्शन को या प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था
सेविंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टेड सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम होगी तभी सेव करोगे ना। अगर मान लो बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लग गया तो बैंक में ज़्यादा पैसे डालोगे, मगर जब इनकम होगी कमाओगे तभी सेविंग कर पाओगे। जब पैसे नहीं है तो बैंक चाहे जितना मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोन। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड करती कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फटाफट से जाके बैंक से लोन ले लो। इन्वेस्टमेंट आपकी एमईसी पे भी डिपेंड करती है। एमईसी होता है आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है तभी प्रोड्यूसर लोन्स लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही क्यों ना हो। थर्ड, rate of interest is never perfectly elastic. Instead, there is always some minimum level of rate of interest even in the free market system. तो जो क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सप्लाई और डिमांड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो ये कहते थे, केन्स कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कुछ मिनिमम रेंज होती है, उसी के बीच में घूमती है और एकदम से गिर के नीचे नहीं चली जाती, एकदम से बढ़ के ऊपर नहीं चली जाती, क्योंकि इवन फ्री मार्केट में भी कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेंज होती है। ठीक है। वी कंक्लूड दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिटर्मिन्ड बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ देयर आइडेंटिटी। केन्स कहते थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप के इंसान करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी? ठीक है ना, हो ही नहीं सकती इक्वालिटी। जेएम केन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया था, एक्स एंटी, कुछ लोग इसको एक्स एंट कह देते हैं, कुछ लोग एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ठीक है। तो इट रेफर्स टू प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात आती है उसे कहते हैं एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेवर्स प्लान देयर सेविंग फॉर द ईयर टू कम डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ इनकम। अगर किसी सेवर ने प्लान करना है, मैंने प्लान करना है कि मैंने आने वाले टाइम पे कितना सेव करना है, तो वो डिपेंड करेगा ना मेरी इनकम पे। इनकम है नहीं, प्लान क्या करूँगा? ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टर्स प्लान देयर इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन एमईसी। जो इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करता है, क्या चीज़ दिमाग में रखता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब तक एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी दिमाग में नहीं होगी तो वो कैसे प्लान कर लेगा कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा? समझ गई बात? सिमिलरली एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। इट रेफर्स टू एक्चुअल और अल्टीमेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिजायर्ड, अनइंटेंडेड, अनप्लान्ड लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्सेंट क्या हो गया? जो प्लान किया है। एक्स पोस्ट क्या हो गया? जो एक्चुअल में हुआ। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जब इन्वेस्टमेंट का जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो सेविंग कर्व को आपस में इंटरसेक्ट करती है, तभी इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी को एस्टिमेट करना है, इसके थ्रू तो कैसे करेंगे? अब जो सप्लाई साइड को देखें तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। ठीक है। y क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या होता था? सी प्लस एस। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई कोई इनकम का हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। ठीक है। अब ये जो सी है मतलब कंजम्पशन है ये वाला, इसका फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इस ये जो ये वाला सी है इसकी जगह ये लिख लिया। फिर मैंने क्या किया? मैंने ये जो सेविंग है ये एक साइड कर दिया और ये सारा एक साइड करके वाई के साथ माइनस में ले आया। अब मैं क्या करूँगा? इस वाई और इस वाई को कॉमन ले लूँगा और अंदर 1 माइनस बी रह जाएगा। तो अब एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, तो सेविंग की जगह पे मैं ये सारी इक्वेशन डाल देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये पूरी इक्वेशन, और इन्वेस्टमेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? ये जो माइनस सी बार है उसको उठा के उधर लेके जाऊँगा तो प्लस सी बार हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 1 माइनस बी है इसको डिवाइड करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, और आपको पता है ना 1 माइनस बी एम पी एस होता है। ठीक है ना, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस 1 होता है। ठीक है। और अगर मैंने इसको बी लिया हुआ है तो ये एम पी एस है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एम पी एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी। तो मैंने आपको ये दिखाना था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी यही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट उससे बात करूँ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट जो है सप्लाई या इनकम, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेज हैं उससे भी यही आंसर आ रहा है। तो चाहे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करो, चाहे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच यूज़ करो, तो आंसर सेम आता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा केन्स के टॉपिक ही चलेंगे, इफेक्टिव डिमांड, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने इसका इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट कराना है, फिर इसके क्रिटिसिजम्स कराने हैं, फिर इसकी सिग्निफिकेंस करानी है इसकी थ्योरी की। ठीक है ना, तो कई टॉपिक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।